तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है वो पूरी तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका द्वारा डोमिनेट है और बहुत सारे देश यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई देश अमेरिका की नीतियों के हिसाब से नहीं चलता है तो उसको यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सैंक्शंस के रूप में सामने आते हैं कि भाई हम यहाँ पर आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दे देंगे। और बहुत सारे देशों के ऊपर लगाए भी हैं, जैसे कि रशिया के ऊपर लगा रखे हैं, ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगा रखे हैं, वेनेजुएला, क्यूबा, बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने यहाँ पर सैंक्शन लगा रखे हैं कि भाई अगर आप यहाँ पर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, और वो होगा सैंक्शन लगाकर। तो इसको अमेरिका द्वारा कंट्रोल्ड वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। और इस चीज़ को यहाँ पर जो ब्रिक्स है संगठन, आपने नाम सुना होगा, वो यहाँ पर पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो ये यूरोपियन यूनियन का और नेटो का एक ऑल्टरनेट साबित हो सकता है, जहाँ पर जो इमर्जिंग इकोनॉमी है और जो ग्लोबल साउथ के जो लोग हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी व्यापार होगा, जो भी यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाएगी, वो इससे अलग ही होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। अभी तो देखा जाए तो ब्रिक्स में 5 देश है, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर 6 नए देशों को शामिल किया गया है, और ये भी एक फेज में वाइज में। और जो नेक्स्ट फेज होगा तो इसमें बहुत सारे और देश भी शामिल किए जाएंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, कौन से नए देश इसमें शामिल किए गए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो ये ब्रिक्स है वो काम करने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो ये है मैप ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का, जिससे जो देश ग्लोबल नॉर्थ वाले हैं वो पूरी तरह से विकसित देश है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इनकी मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट पावर के लिहाज से काफ़ी बड़ी पावर है। और इनके पीछे इनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पहले शुरू हो गई थी जिसका फ़ायदा उन्होंने सबसे ज़्यादा उठाया और कच्चे माल के लिए कई सारे देशों को लूटा और आज भी लूट रहे हैं। और आज ग्लोबल नॉर्थ के देश बड़े बड़े इंटरनेशनल संगठन बनाए बैठे हैं और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाकर बैठे हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है। बहुत सारे देश इनसे परेशान हैं, क्योंकि मदद लेने जाओगे तो ये देश काफ़ी ज़्यादा कड़ी शर्तें लगाते हैं कि तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, ये टैक्स लगाना होगा, सब्सिडी बंद करनी होगी, ये तुम्हें ये चाहिए तो ये करना होगा, वरना हम तुम्हें बिल्कुल भी मदद नहीं देंगे। तो यहाँ पर इन देशों का दबदबा है पूरी दुनिया की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। और ऐसे में ब्रिक्स देशों का संगठन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ग्लोबल नॉर्थ वाले देशों को एक चुनौती देते हैं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। और जो ब्रिक्स समूह है वो इसमें शामिल देशों की एक फर्स्ट लेटर के जरिए शुरू होता है, जैसे कि ब्रिक्स का B ब्राज़ील बनाता है, और जो R है वो रशिया से शुरू होता है, I इंडिया, C चाइना, और जो S है वो साउथ अफ्रीका। यानी कि टोटल मिलाकर ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ब्रिक्स में ये देश आते हैं, लेकिन ये ब्रिक्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो ब्रिक्स में पूरी दुनिया की 40% से भी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। और भारत और चाइना की जनसंख्या तो आपको पता ही है। तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने से ब्रिक्स एक अट्रैक्टिव मार्केट बन जाता है पूरी दुनिया के लिए सामान बेचने के लिए। और इसके अलावा ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% से भी ज़्यादा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और इसी चीज़ को देखते हुए इसमें शामिल होने के लिए बहुत सारे देश लाइन लगाकर बैठे हुए हैं कि मुझे इसमें शामिल कर लो और मुझे इसमें शामिल कर लो। और 40 से भी ज़्यादा देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, और 23 से ज़्यादा देश ने तो यहाँ पर अप्लाई भी किया है। और रिसेंटली इसका एक एनुअल समिट साउथ अफ्रीका में हो रहा था, मतलब कि पूरा हो चुका है, और इसके एक्सपेंशन को लेकर यहाँ पर बात की गई थी। और 5 देशों वाले इस ब्लॉक में 6 और देशों की एंट्री हो गई है, जिसमें 4 मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, आपके मिंट का आर्टिकल है, ब्रिक्स 6 मोर कंट्री टू बिकम मेंबर्स, अर्जेंटीना, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इथियोपिया, इजिप्ट जॉइन इन। यानी कि यहाँ पर जो 6 देश है इसमें 4 मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश हैं, जैसे कि ईरान हो गया, वो है मुस्लिम देश, UAE है ऑब्वियसली, सऊदी अरब तो है ही, और इजिप्ट भी मुस्लिम देश है। यानी कि यहाँ पर जो अर्जेंटीना है और इथियोपिया है, ये 2 क्रिश्चियन देश है जो ब्रिक्स के देश बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के जो 4 देश है वो मिडिल ईस्ट से आते हैं और ये मुस्लिम देश हैं। तो ये इसके अलावा ये द गार्जियन का आर्टिकल है, ब्रिक्स टू मोर देन डबल विद एडमिशन ऑफ 6 न्यू कंट्रीज। तो यहाँ पर जो हर कोई मीडिया हाउस है वो इसको कवर कर रहा है। तो ये है वो तस्वीर जिसमें अभी नए नए मेंबर इसमें बने हैं, लेकिन ये देश अभी मेंबर बने नहीं है पूरी तरह से, भले इसकी घोषणा अभी हो गई हो। ये पूर्ण रूप से 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के मेंबर बन जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो सभी देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें शामिल हुए हैं सिवाय रूस के। रूस ने इसमें अपने लेफ्ट हैंड और विदेश मंत्री सर्जी लैवरोव को भेजा है और खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि रूस पर इस समय काफ़ी तगड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं, और यूक्रेन वॉर के कारण और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन
उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कर रखा है। और साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है, आईसीसी मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो साउथ अफ्रीका आईसीसी का मेंबर है, तो ऐसे में साउथ अफ्रीका के सामने ये दुविधा हो गई कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे या ना करे। तो इसको देखते हुए खुद पुतिन ने साउथ अफ्रीका आने से मना कर दिया था कि भाई तुम अभी एम्बेरस मत हो, मैं आऊँगा ही नहीं। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका को बेइज्जती से पुतिन ने बचा लिया। और वैसे आज ये इतना ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बनता जा रहा है, वो बातचीत या लंबे डायलॉग के बाद नहीं बना, बल्कि ये अचानक से ही बन गया एक्सीडेंटली। ये बंदा देखिए, इसका नाम है जिम ओनेल और ये यूके के काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट है और यूके की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने 2001 में इन्वेस्टर्स से कहा था कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो तुम इन 4 देशों में इन्वेस्ट करो, ब्राज़ील में, रशिया में, इंडिया में और चाइना में। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो फिर क्या था, इन चारों देशों में ये बात सुन ली और आपस में ग्रुप बनाने को लेकर बातचीत शुरू कर दी। और फाइनली 2009 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर ब्रिक बना लिया और अगले साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो ये बन गया ब्रिक्स, जो हम आज भी देख रहे हैं। और अगले साल से इसके सदस्य 5 से बढ़कर 11 हो जाएंगे क्योंकि 6 अभी नए ऐड हुए हैं ना। और वैसे देखा जाए तो इस एक्सपेंशन को लेकर भारत ने भी अपना सपोर्ट दिया है क्योंकि जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं उसमें से सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो भारत ने इन देशों की एंट्री को ओके कर दिया कि भाई ठीक है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको शामिल कर लेते हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत इस एक्सपेंशन के बिल्कुल भी चाइना और रशिया का काफ़ी ज़्यादा जोर था और ये दोनों देश इसे बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे थे। रूस की अपनी मजबूरी है, उसके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं तो हो जाए, तो इसके लिए रशिया यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों का साथ चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर चल रहा है और यूरोप के देशों के संबंध भी चाइना के साथ अच्छे नहीं है। तो चाइना को भी नई नई मार्केट चाहिए अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे में ये 2 देश ब्रिक्स के एक्सपेंशन को पुश कर रहे थे। तो भारत कहीं आइसोलेट ना हो जाए, तो भारत ने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, हम भी यहाँ पर नए देशों को एंट्री दे देते हैं। और इस पूरे एक्सपेंशन में अगर किसी देशों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है तो वो देश ईरान, अर्जेंटीना और इथियोपिया है। ईरान के ऊपर काफ़ी तगड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनकी न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर, और वो ढंग से व्यापार भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में ईरान को ब्रिक्स में एंट्री से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो सीधे ब्रिक्स देशों को अपना ऑयल बेच सकेगा और अपनी ख़त्म हो चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से रिवाइव कर पाएगा। और अगर अर्जेंटीना को देखें तो अर्जेंटीना ने IMF से सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है और आगे नहीं पता कि उसका क्या होगा। और वहाँ पर जो महंगाई दर है वो 100% से भी ज़्यादा चल रही है, यानी कि हर साल वहाँ पर जो चीज़ों की कीमत है वो 2 गुनी हो जाती है और उसे अभी भी रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और ब्रिक्स ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई थी ताकि जो ब्रिक्स के मेंबर है वो फाइनेंशियली उनकी मदद की जा सके और इसका फ़ायदा अर्जेंटीना को ज़रूर मिलने वाला है। वहीं इथियोपिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है और वहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत वॉर चल रही है और ऐसे में इथियोपिया के लिए ये बेहतर है कि वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाए और ब्रिक्स देशों से वो इन्वेस्टमेंट हासिल कर सके। इसके अलावा सऊदी अरब भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि वो किसी भी एक देश पर निर्भर ना हो। अभी तो वो अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर है, लेकिन इसमें शामिल होने से वो कहीं ना कहीं अमेरिका से अपनी जो निर्भरता है वो कुछ हद तक अपने कम करने वाला है। तो यहाँ पर अपने अपने देशों के अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन जो कॉमन एजेंडा है वो ये है कि वो वेस्टर्न डोमिनेट वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना, एक नई व्यवस्था देना। क्योंकि देखा जाए तो अगर कोई देश इन वेस्टर्न देशों की नीतियों के हिसाब से नहीं चलते हैं तो उन पर ये विकसित देश सैंक्शंस लगा देते हैं, जो कहीं ना कहीं तक भी जायज़ नहीं है। और ये चीज़ ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला और म्यांमार जैसे झेल रहे हैं। तो इन देशों को इन वेस्टर्न देशों की हेजेमोनी यानी कि अकड़ से बचने के लिए ही ब्रिक्स एक काफ़ी मजबूत अल्टरनेटिव संगठन बनकर सामने आया है। और यहाँ पर भारत के लिए भी आने वाले समय में चुनौती आ सकती है और हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए पुश करे, क्योंकि अभी जितने भी देश ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं उनके भारत के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो भारत ने इनको एंट्री दे दी, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल कराना चाहे और दूसरे देशों को भी पाकिस्तान को इसमें शामिल कराने के लिए कहे कि बाकी के जो सारे देश है वो मान भी सकते हैं, क्योंकि इनके संबंध पाकिस्तान के साथ कोई ख़राब संबंध नहीं है, लेकिन मसला भारत का साथ है। अब देखते हैं कि ये जो संगठन है वो आगे क्या करता है और कितने देशों को इसमें एंट्री देता है, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।